नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल ये खबर आपने तफसील से पढ़ ली होगी कि पतंजलि के चीफ, पतंजलि के मालिक, पतंजलि के मुखिया बाबा रामदेव किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर रहम की भीख मांग रहे थे और अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे। और ये गलती स्वीकार करते करते बाबा रामदेव अपने साथ खड़े बालकृष्ण के साथ हाथ जोड़कर खड़े थे। हुजूर, माई बाप, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव को जब माफ़ी मांगने को अदालत ने कहा था तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जब उनको गलती दूर करने को कहा था तो उन्होंने गलती दूर नहीं की। तो बाबा रामदेव ने ये क्यों नहीं किया? वो कौन सा कॉन्फिडेंस था बाबा रामदेव के अंदर जिसके कारण वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाए हुए थे, गलती मानने को तैयार नहीं थे और किसी भी तरह से वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने कोई गलती की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये खबर आपको पता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो कारण जिनकी वजह से बाबा रामदेव के अंदर इतनी अकड़ है। बहुत फैलेंगे नहीं, इसी मामले में जुड़े हुए बाबा रामदेव के जो अंदाज हैं वो आपके सामने आएंगे। बाबा रामदेव यानी स्वामी रामदेव, पतंजलि के हेड, एक ज़माने में योग सिखाया करते थे और उनके कारण उनके चैनल पे, आस्था चैनल पे उनके कार्यक्रम पॉपुलर हुए और उसके कारण उनके योग को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। बाद में उन्होंने उसी चैनल को ख़रीद लिया और इतने बेखौफ थे बाबा रामदेव कि उनको लगा कि हर तरफ मोदी जी की सरकार है, मोदी जी उनको मानते हैं, जिसको चाहे निकलवा देते हैं। एक बड़े चैनल के प्राइम टाइम एंकर को कठिन सवाल पूछने के कारण उस नंबर 1 चैनल के प्राइम टाइम एंकर को नौकरी से निकलवा दिया गया था। अब ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं आती हैं, इसलिए हम भी ये नहीं कहेंगे कि ऐसा रिकॉर्ड में है, लेकिन वो चैनल अब हमारी तरह लंबे समय से, वो पत्रकार महोदय जो हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए देश में जन जागरण लाने और ख़बरों की गूढ़ चीज़ों को निकालकर लोगों के सामने पेश करने के काम में लगे हैं। नाम बताऊंगा नहीं क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बारे में निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल बाबा रामदेव को जब फटकार लगाई तो उसने बहुत सारे और भी छिलके उधेड़े और जानबूझकर सरकार के कामकाज की ये जो सड़ांध है इसको पूरा मीडिया छिपाने में लग गया और सारा फोकस बाबा रामदेव की माफ़ी पर चला गया। उस बात को बाबा रामदेव की माफ़ी में बदल दिया गया। बाबा रामदेव ने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं, लेकिन इस मामले में, जिस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है, कोविड वाले मामले में, मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि क्यों केंद्र सरकार ने कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ, जब उन्होंने झूठा दावा किया था कि कोविड-19 को उनकी दवा ठीक कर सकती है। 2 जज इसकी सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। उन्होंने इस पिटीशन को सुना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनके खिलाफ कोर्ट में गया था और ये कहा गया था कि बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ अंधाधुंध अंध प्रचार कर रहे हैं और उसमें ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि इनके पास एलोपैथी की दवा है। देखिए, कोविड का जब काल आया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां सेकी। उसके बीच में, महामारी के बीच में, लोगों को पहले आश्वस्त किया कि चिंता मत करो, उतनी बड़ी बात नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज देने के बजाय हमने भी आपको साइंटिफिक नॉलेज दी। हमने आपको बताया हर्ड इम्यूनिटी क्या है, हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हमने आपको बताया कि कैसे टीके की अब ज़रूरत नहीं है, कैसे बताया कि अब आगे तीसरी चौथी लहर भारत में कभी नहीं आएगी। ये सब बताया, लगातार वीडियो बनाए मैंने, लेकिन एक साइंटिफिक जानकारी देने का मकसद था। दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा था, मेरे पास रोज़ 50 मैसेज आते थे जब मैं प्रीमियर करता था कि भाई साहब इस आदमी का इंटरव्यू कर लो, भाई साहब उस आदमी का इंटरव्यू कर लो, ताकि मैं उन लोगों को प्रमोट कर दूं। और उन लोगों ने बाद में महंगे महंगे इलाज बेचे, अलग अलग बीमारी के, हर चीज़ का चमत्कारी इलाज उनके पास था। जितना सारा मिला के चमत्कार इतिहास में नहीं हुआ है धरती के, वो चमत्कार वो जेब में लेके घूम रहे थे। मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोगों ने उसको बिजनेस में बदला।
बाबा रामदेव भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे जो परेशान थे लोगों को जो डर लगा हुआ था, उस डर को एक तरफ फार्मा लॉबी और उसमें बहुत सारे लोग अपने मुनाफे में कन्वर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये लोग भी उसी काम में जुटे हुए थे। एक कोविड-19 का 2020 में पतंजलि ने प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया, और ये प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज किया, इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट और इंडोर्स करने वाले लोग कौन थे। इस प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले हमारे सबसे काबिल समझे जाने वाले मंत्री जी नितिन गडकरी जी थे, जो प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। संघ परिवार उनको प्लान बी के तौर पर आगे कर रहा है। और जब वो खड़े होकर बाबा जी के प्रोडक्ट किताबें, उस वक़्त बाबा जी ने कहा कि हमने रिसर्च किया, और वो रिसर्च डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे थे, तो वो गडकरी साहब खड़े थे और उनके साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े थे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हैं, WHO के प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं, पुराने डॉक्टर हैं, वही वाले जो हंस रहे थे कटुए भड़ुए कहने पर वहाँ पर संसद में, और जिनका टिकट काट दिया। खैर, वो भी खड़े होकर बाबा रामदेव के साथ में इस दावे को आगे कर रहे थे। बैनर जो पीछे लगा हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन को दिखाई क्यों नहीं दिया, ये अचरज की बात है। उस पर लिखा हुआ था पतंजलि रिसर्च का वैज्ञानिक अनुसंधान विश्व के 158 देशों के लिए बना वरदान, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19, COPP WHO GMP सर्टिफाइड। और उसमें मुख्य अतिथि नितिन गडकरी साहब खड़े होकर, और भी तमाम जो है मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त कोविड को हैंडल कर रहे थे। और भारतीयता के नाम पे जिस तरह दिन रात झूठ बोलते हैं ये लोग, जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम अस्त्रालय था, उसी भावना में इनको लग रहा था कि मैं ये सेंटीमेंट पॉलिटिकली भुना लूँगा। और बाबा कह रहा था कि मैं इनके सेंटीमेंट भुनाने की व्यवस्था को भुनाता हूँ और मैं ये टीका बेचूंगा। तो कौन जिम्मेदार हुआ, अब आप यहाँ देखिए। जिम्मेदार हुए हर्षवर्धन और गडकरी, जो बाबा रामदेव के फर्जी रिसर्च को इंडोर्स कर रहे थे। फर्जी क्यों था, इसको आप समझें। फर्जी इसलिए था क्योंकि WHO ने हाल की हाल कहा कि भैया हमने तो इसको कोई परमिशन नहीं दी। बाबा रामदेव एंड कंपनी ने यह दावा भी किया था कि भारत का कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और आयुष मंत्रालय ने इसको परमिशन दे दी है। एक और ठगिया घूम रहा था, उसने भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आयुष मंत्रालय ने मेरी फर्जी दवा को परमिशन दे दी है। अभी तक वो बाहर है, मुझे अचरज है इस पर। खैर, तो ये जो परमिशन दे दी, WHO ने कहा कि हमने बात कर ली है, कहीं से कोई परमिशन नहीं दी गई है, ये बाबा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बाबा दवाएं बेचते रहे। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और बाबा के झूठ बोलने से दवा नहीं बिकनी थी। तो हमारे इस देश के जो परम झूठे साबित होते जा रहे मीडिया समुदाय ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रजत शर्मा अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं, रामदेव की कोरोनिल को मिली WHO की मान्यता। ये जो हेडलाइन लगा हुआ है, ना तो इसको कोट अनकोट किया गया है कि ये किसी और का बयान है, ना इसमें आगे लिखा हुआ है कि पतंजलि का दावा है। अपनी तरफ से रजत शर्मा, जो पत्रकारिता के बुढ़ऊ हैं, इतने पुराने हो गए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि WHO से मान्यता मिल गई है। ये सब और ये खबर उन्होंने अपना जो rajatSharma.in करके अपना ब्लॉग है उस पर लिखा। ये सारे के सारे लोग जो बाबा रामदेव कहता है वो पूछ लाते थे, क्योंकि बाबा रामदेव काफ़ी सारा अपने विज्ञापनों देता है, अपने उत्पादों का। बाबा रामदेव ने सिर्फ इस मामले में झूठ नहीं बोला, उसके अनंत झूठ सामने आ रहे हैं। तेल को लेकर, घी को लेकर, शहद को लेकर, इसको लेकर हर चीज़ में आरोप लग रहा है कि बाबा रामदेव ने झूठ बोला है। हर चीज़ में आरोप लग रहा है इनका प्रोडक्ट तो सब स्टैंडर्ड है, इनका प्रोडक्ट तो वो काम ही नहीं करता जो कहा गया है। और ये उसके बाद दो और झूठे प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। भारत में अलग अलग जगहों पे ये लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। एक तरह का एक पूरा का पूरा ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि ये एक फ्रॉड नेटवर्क बन गई है कंपनी। एज सेकेंड वेव ऑफ कोविड पेंडेमिक लूम्स, रामदेव कोरोनिल गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम WHO। रजत शर्मा का एक और ट्वीट। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, देखिए अंग्रेजी के अखबारों में थोड़ा सा तमीज़ है। पतंजलि आयुर्वेद सेड कोरोनिल हैज़ गॉट आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन. As per the WHO scheme,
द कंपनी क्लेम्ड दैट इट इज़ द फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन टू फाइट कोविड-19। इन्होंने भी लिखा कि बाबा, लेकिन ये कह रहे हैं कि पतंजलि का दावा है और बाबा रामदेव ने कहा है। अब रजत शर्मा को पत्रकारिता कौन सिखाएगा? वो तो पता नहीं किस किस को सिखाते रहते हैं, लेकिन वो एक खास तरह की विचारधारा के परिवार से आते हैं और उन्होंने वो सीखा ही नहीं है कि चीज़ों को दूसरों के हवाले से कैसे कहा जाता है, सच को सामने कैसे रखा जाता है, जो अच्छा लग गया उसको बोल देना सच। अंतिम सत्य तो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया, इसके लिए तो बड़े बड़े लोगों ने जीवन लगा दिए। खैर, ये सब चल रहा था और बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण किस भाषा में ये कह रहे थे और ये देश का मीडिया किस भाषा में कह रहा था, आप ट्वीट पढ़िए। वी आर डिलाइटेड एंड प्राउड टू स्टेट दैट कोरोनिल हैज़ बीन ग्रांटेड अ COPP लाइसेंस बाय DGCI टू इन अकॉर्डेंस विद दी WHO GMP क्वालिटी अप्रूवल्स। इन्होंने कहा कि हमको भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने परमिशन दे दी है और ये WHO ने जो प्रोटोकॉल बनाया उसके ज़रिए। मीडिया कह रहा है WHO ने दे दी परमिशन। वहां पर खड़े होकर मुस्कुराते। कोलोनिन हैज रिसीव्ड आयुष सर्टिफिकेशन एज पर WHO नॉर्म्स, पतंजलि, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा। पूरा मीडिया इसमें लगा हुआ था और चैनलों की तो महान गाथा है। रामदेव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखा रहा था न्यूज़ 18 इंडिया, इसमें लिखा जा रहा था क्लिनिकल ट्रायल किया गया तरह तरह के। हर्षवर्धन ने इसके बाद में जब बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को और एलोपैथी को ही फ्रॉड करना शुरू कर दिया, यह सब कुछ नहीं, बकवास है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोई भी मेडिकल सिस्टम अल्टीमेट नहीं है, सबको मिलजुल के चलना पड़ता है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो दूसरों से भी सीख लेती है, साथ ले लेती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने 2500 साल पहले एक रीनोप्लास्टी इन्वेंट कर ली थी। रीनोप्लास्टी होती है नाक की प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें नाक का सौंदर्य भी नहीं जाता और नाक की मरम्मत भी कर दी जाती है। 2500 साल पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस में बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई, सुश्रुत पे उन्होंने रिसर्च किया और आज भी जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है उसका पितामह वो उसको मानते हैं। और हमारे यहाँ क्या हुआ, मंत्रों से इलाज करने वाले पे आ गए, पतंजलि को, उनको हमने सुश्रुत को अलग रख दिया। खैर, रामदेव, नितिन गडकरी, साइंटिफिक रिसर्च के बाद पतंजलि लेकर आई दवा, ये इंडिया टीवी लिख रहा है। इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह WHO ने इसका खंडन किया। WHO ने कहा कि कोई भी रिव्यू नहीं किया, ना सर्टिफिकेशन किया, कुछ नहीं किया इसकी इफेक्टिवनेस का, और कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी आयुर्वेद की जो बात हो रही है उसको लेकर कोई भी चीज़ नहीं हुई है। पतंजलि का, बाबा रामदेव का दावा गलत है। WHO का स्टेटमेंट आया, उसके बावजूद वापस नहीं हो रहे हैं, अंड वंड बोले जा रहे हैं डॉक्टरों के लिए। बाबा रामदेव बैठ जाते थे कैमरे के सामने, बोले जाते थे। रामदेव के बाद में, उसके बाद में बहुत सारा इस तरह से संरक्षण दिया गया और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो सुनना पड़ रहा है। सरकार की छाड़ इसलिए पड़ी है क्योंकि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि भैया जी आप एक रिटन एफिडेविट दीजिए जिसमें आप बताइए कि आपने क्या किया जब बाबा रामदेव ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। लोगों की ज़िंदगियों का सवाल था। अगर आप हिसाब लगाएं तो पता नहीं कितने लोग जो बाबा रामदेव पे भरोसा करते हैं, हिंदुत्व पर भरोसा करते हैं, मोदी जी अक्सर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बाबा रामदेव की पर्सनैलिटी को किसने बनाया? इस सपोर्ट सिस्टम ने बनाया ना। वो लोग ये दवा खा रहे होंगे और कितने लोग उचित इलाज ना मिलने के कारण, एक अनऑथराइज इलाज के कारण मर गए होंगे। तो उसने कहा कि आपने क्या किया था, लेकिन सरकार ने कोई एफिडेविट नहीं दिया था, वो बाबा को बचाने में लगी थी। 19 मार्च को रिकॉर्ड से एफिडेविट गायब हो गया और यूनियन को फिर कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप चेक करो कि ये आपके रिकॉर्ड पर रहे। ये केंद्र सरकार कर रही थी। इसके साथ में 42 पेज का एक एफिडेविट आयुष मंत्रालय ने फाइल किया और 2 अप्रैल को कोर्ट ने उसको रिव्यू किया और फिर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि भैया ये बताइए कि आप कर क्या रहे थे उस समय
जब ये चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? क्या सरकार ने लोगों को कहा, विज्ञापन दिया कि ये दवा फर्जी है? सरकार ने कहा, अब आप बताइए, मेरे नाम से कोई अगर ये कहने लगे, जैसे कोई रवीश कुमार के नाम से भी पिछले दिनों कुछ बेच रहा था, तो अगर वो कहने लगे तो मैं बोलूँगा नहीं भैया मैंने नहीं कहा है, मेरे नाम से मत लेना ये। तो केंद्र सरकार ने इतना भी कहना नहीं ठीक समझा। कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न ओवर पतंजलि's claim during the pandemic despite the union's committee stating its product lacked sufficient evidence and were supplementary। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय कमेटी ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है इसके पक्ष में, इसकी जांच पड़ताल रिसर्च नहीं हुई है। वो रिसर्च जो हर्षवर्धन और गडकरी हाथ में खड़े होकर रिलीज कर रहे थे, उसको खुद की सरकार ने कहा कि ऐसा कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है। उसके बावजूद इनकी हिम्मत नहीं थी बाबा रामदेव पे हाथ डाले। इसीलिए वो पत्रकार जब सवाल पूछता है तो कहता है मेरी पूछ पाड़ ले। इसके साथ साथ जस्टिस कोहली ने सवाल पूछा कि जब कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी जिसमें ये कहा गया था फर्जी है, तो सरकार ने उन रिकमेंडेशन को पब्लिश क्यों नहीं किया, उसको मीडिया में प्रसारित क्यों नहीं किया ताकि लोगों को पता चल जाए। यानी ये सीधा सीधा केस है तब से लेके अब तक का कि बाबा रामदेव जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे या महान काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो सरकार की साठगांठ से कर रहे थे। वहां पर जो हाथ जोड़ के लोग खड़े हुए थे उनमें एक बगल में मोदी जी को भी होना चाहिए था। और अगर इस पर सिस्टम ईमानदारी का है तो केंद्र सरकार को भी माफ़ी वैसे ही मांगनी पड़ेगी अगर कोर्ट में मामला आगे इसी दिशा में बढ़ता रहा। सेंटर ने कहा कि हमने पतंजलि को एक वार्निंग दी थी। कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया ठीक है ये बताओ आपने पतंजलि को वार्निंग दी थी, लेकिन अगर आपकी वार्निंग नहीं मानी तो क्या जेल में डालना बनता था बाबा रामदेव को कि नहीं बनता था? अब आप बोलिए, अगर आपने वार्निंग दी थी, उन्होंने आपकी वार्निंग नहीं मानी, तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला? फिर ही दांत निकालने लगे, दाएं बाएं झांकने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने छिल के उतार दिए। और ये एक चीज़ देखिए कि इस देश में अभी आपने हाल में देखा था कि कैसे दवा कंपनियां जो सैंपल फेल कर गए थे, जो खतरनाक थी, जो जानलेवा हो सकती थी, घटिया किस्म की दवाएं, उन दवाओं को नोटिस देने के बावजूद पास कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोटा माल सैकड़ों करोड़ों रुपए बीजेपी को इलेक्शन बॉन्ड में दे दिए थे। मेरी आपकी ज़िंदगियों से ये लोग धंधेबाज इस तरह खेलते हैं। बाबा रामदेव नोट नहीं देता तो प्रचार करता है इनके लिए, काला धन, तमाम बातें याद कीजिए। इसके साथ जस्टिस कोहली ने कहा कि इसको लेकर आपके ऊपर संदेह खड़ा होता है केंद्र सरकार पर, आपकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, सस्पिशियस हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि बाबा रामदेव ने बहुत अच्छा काम किया योग की दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे तो आपका कबूल हो जाएगा। कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर में कहा कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी आप मैटर लिखिए और बताइए कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। यानी अब देश भर में जो सरकार है, राज्य की हो या केंद्र की हो, इन लोगों ने क्यों नहीं बाबा रामदेव पर एक्शन लिया, जबकि कमेटी ने केंद्र सरकार की कहा था कि ये आदमी फर्जी है, ये आदमी फेक है। WHO ने कहा ये आदमी हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों नहीं किया? अब इसको लेकर मामला हफ्ते भर बाद फिर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस पूरे जो सरकार की सुताई हुई है ना, लठ लेके सुप्रीम कोर्ट में, उसको मीडिया दबा गया। बाबा रामदेव की माफ़ी को ऊपर कर दिया, इसको दबा दिया, जबकि ये ज़्यादा गंभीर है। बाबा रामदेव तो माफ़ी मांग रहा था, हुजूर माफ़ कर दो, और वो इसीलिए माफ़ी मांग रहा था कि मामला बाबा रामदेव पर चला जाए, चुनाव का टाइम है, सरकार की बदनामी बच जाए। कोर्ट ने कहा कि खाली वार्निंग जारी कर देना काफ़ी नहीं है। आप चोर को वार्निंग कर दो कि कल से चोरी मत करना, और वो करता रहे, आप उसको कुछ बोलो नहीं। और उसने कहा कि ये कानून का गंभीर उल्लंघन है और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको पार्टी बनाया जाए। आचार्य बालकृष्ण और ये सब जो है वो वहाँ पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हाथ जोड़ रहे थे। और जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस समय भी मामला उठाया था
तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बयान दे दिया था कि बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए एलोपैथी के बारे में। और जवाब में क्या लिखा था बाबा ने, सुनिए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने चेचक, पोलियो, टीबी का इलाज खोजा है, लेकिन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ने बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अस्थमा जैसे जटिल और वंशानुगत रोगों का स्थायी समाधान दिया है। यह अपने आप में झूठ था। हेल्थ मिनिस्टर के सवाल के जवाब में इलाज है, लेकिन स्थायी समाधान कितने केसेस हैं? क्या अभी तक कोई स्टडी हुई है? कुल मिला के पतंजलि, बाबा रामदेव का एक एक प्रोडक्ट, एक एक चीज़ और एक एक दवा संदेह के घेरे में है। और ये सब वो लगातार करते रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शह पर। और सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया कि यह शह किससे मिली हुई थी। उम्मीद करता हूँ सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो गया होगा और आप समझ रहे होंगे कि बाबा रामदेव जो हाथ जोड़ के खड़े थे और माफ़ी मांग रहे थे, उससे बड़ी खबर मीडिया छुपा गया। नमस्कार, जय हिंद।